ये फंक्शन को जहाँ पे ऐड डिफाइन किया गया है, उसका यहाँ पे जो पैरामीटर्स पास्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, ये फंक्शन नेम, ये कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो पास कर रहा हूँ ए और बी, और इधर ए और बी, ये नेम से फर्क पड़ता है कि पड़ता नहीं है? नहीं फर्क पड़ता, उसका डेटा टाइप से फर्क पड़ता है। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे एक्स वाई लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज द डेटा टाइप इज मैचिंग। सपोज यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैं 2 पास किया, और इस जगह पे मैं 3.5 पास किया, मतलब एक इंटीजर एक डबल। तो ये जो जहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना फंक्शन को, इधर भी इसी तरह से डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इंट और इधर डबल। बात समझ में आया? ऐसा नहीं अगर मैं यहाँ पे डबल लिखा यहाँ पे इंट लिखा तो ऐसा नहीं। ठीक है, जिस ऑर्डर में उधर से मैं डेटा भेज रहा हूँ डेटा टाइप के साथ, यहाँ पे जब मैं कैच कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में हमको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? ठीक है, ये हो जा रहा कहानी एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स। अच्छा, 4 नंबर, 3 नंबर, राइट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेथड क्या होगा? कोड रियूजेबिलिटी, उसी कोड को बार बार यूज करना, और कोड ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हो, रिड्यूसिंग कोड रिडंडेंसी भी बोल सकते हो, है ना? कोड रिडंडेंसी मतलब, रिडंडेंट का मतलब एक ही कोड को बार बार लिखना, एक ही लाइन ऑफ कोड को बार बार लिखना, उसको हम लोग बोलेंगे रिडंडेंट। तो इसी रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द मेथड्स। ठीक है, ये सब कहानी हो गया। एक मेथड जब लिखते हैं तो क्या होता है, उसी मेथड को हम बार बार कॉल कर सकते हैं। सपोज हम लोग फैक्टोरियल का एक मेथड लिख रहे हैं, अगर मैं अलग से यूजर डिफाइंड मेथड ना करूं और मेन में ही लिखूं, अगर मुझे 5 बार फैक्टोरियल कॉल करना है तो मुझे 5 बार सेम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन में, है ना? तो सेम कोड बार बार लिखना मतलब कोड रिडंडेंसी हो जा रहा है। अब मैं यूजर डिफाइंड मेथड से क्या कर रहा हूँ कि उसी पीस ऑफ कोड को एक ही बार लिखा हूँ, जब भी मुझे फैक्टोरियल चाहिए मैं सिंपली उस मेथड को कॉल करूंगा। तो मेरा कोड एक ही बार लिखा हुआ है लेकिन उसको रीयूज कर रहा हूँ बार 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 बार। ठीक है, a dash function is called accessor method, a function which changes the state of an object is termed as impure bar, এটা কি নাম ছিল? Mutator method। ঠিক আছে, define function overloading। फंक्शन ओवरलोडिंग डिफाइन छोड़ो, हमको बोलो क्या है, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, अगर हम वैसे ही पूछे तो। अरे वो तो कंसेप्ट मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऊप इम्प्लीमेंटेशन का बात हो रहा है। मैं अगर पूछूं व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग तो तुम क्या बोलोगे समझाने के लिए हमको? एक नाम का बहुत सारा फंक्शन, एज लॉन्ग एज द पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंट, है ना? मतलब इधर अगर इंटीजर है तो नंबर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स अलग होगा, और अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स होगा तो वो फिर ठीक है, लेकिन सेम नंबर ऑफ सेम डेटा टाइप नहीं होना चाहिए। जैसे 2 इंटीजर का और एक फंक्शन 2 इंटीजर विद द सेम नेम, ऐसा नहीं होगा, देखें हम लोग। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ है जिस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज से याद करना। मैं आंसर प्रोवाइड कर दिया हूँ यहाँ पे, अगर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बुक में अपना अपना अलग आंसर देख पाओगे अकॉर्डिंगली। A function overloading is the process of defining functions or methods with the same function names but with different numbers and types of parameters। यहाँ पे different numbers and slash और types of parameters। ठीक है, बुक में भी डेफिनेशन मिलेगा। डेफिनेशन लिखते टाइम किताब का लैंग्वेज यूज करना, अपना लैंग्वेज यूज मत करने जाना, क्योंकि तुम लोग सोचते कुछ और हो लेकिन जैसे लिखते हो तो मतलब बदल जाता है विद द रॉन्ग यूजेज ऑफ द वर्ड्स। बात समझ में आया? क्या हुआ, बोलो कृष्णा, कुछ डाउट? क्या हुआ? अच्छा, which principle of OOP is implemented in the process of function overloading? Polymorphism। polymorphism की जिनिस, polymorphism, polymorphism क्या है यार, ओवरलोडिंग नहीं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज polymorphism? polymorphism একটু এদিকে আয়, আমি দেখতে হচ্ছে একদম মাঝখানটা বসে গেছিস। polymorphism কি? polymorphism
জিনিসটা একটু ইউজ কর, নাহলে পলিমরফিজম আর মেথড ওভারলোডিং এর ডিফারেন্সটা কি হলো? তুই যেটা বলছিস ইউজিং সেম ফাংশন নেম উইথ ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। তো এখানে পলিমরফিজম হবে, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉलीमॉर्फस मतलब सेम नेम मल्टीपल टाइम्स यूज करना, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। सेम नेम को हम लोग बार बार यूज करते हैं, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्या क्या था? प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तीन तो सुनाई दिया हमको। हमको तो तीन सुनाई दिया। इनहेरिटेंस, हाँ। अच्छा, उसके बाद डैश द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। कॉपी लिखा हुआ है ना, तो कॉल बैक। स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ मेथड हेडर। हाँ बोल। हाँ, वाह। अरे तोरा किस কি হলো, চুপচাপ আছিস? सब वीडियो ऑफ, ए तुम लोग वीडियो ऑन करो तो सबको हमें रिमूव कर देना मेरे को। सृष्टि युवराज, वाह, युवराज का शर्ट तो मस्त है। मेरे पास भी एक ऐसा प्रिंट का शर्ट है। स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ मेथड हेडर हो गया, ठीक है। सब आंसर मेरा प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे, और सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर जो भी क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार वीडियो गो थ्रू कर लेना। मेथड हेडर वगैरह सब कुछ क्लियर, कहाँ है? अच्छा, हाँ। कंपोनेंट्स ऑफ मेथड हेडर एज फॉलो। तुम लोग जब आंसर लिखते हो ना, हम देखे थे कि जैसे ये क्वेश्चन था कि स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ मेथड हेडर, तो डायरेक्टली तुम लोग ऐसे एक दो तीन चार करके या कॉमा 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 देके लिख देते हो, ऐसा मत करना। एक छोटा सा हेडिंग लिखना कि कंपोनेंट्स ऑफ मेथड हेडर आर एज फॉलोज, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखना। जब भी मल्टीपल पॉइंट्स में आंसर होगा ना, तो जैसे कि यहाँ पे देखना, तुम एक सिंगल पैराग्राफ वाला आंसर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, तो तुम उसको क्या करना ना, कॉमा कॉमा देके मत लिखना, इधर बुलेट पॉइंट्स में लिख देना, नहीं तो रोमन नंबर या कोई भी पर्टिकुलर नंबरिंग देके लिख लेना। बात समझ में आया? ठीक है। डायरेक्ट आंसर मत लिखना, एक छोटा सा हेडिंग देना कुछ भी, और उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिख देना। दैट इज अ मच बेटर अप्रोच। समझ में आया? ठीक है। राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप, हाँ, ये कराया था। तो फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ द फॉलोइंग, ये लिखो तो, 10 वाला लिखो। अगर लिखता हूँ मैं। नहीं दिख रहा है? इसको तो कर लो, ये नहीं आता। तुम एकदम नहीं पढ़ के आया। पढ़ के आया करो, ठीक है। हमको डांटने में और तुमको डांट सुनने में, दोनों में किसी को मजा नहीं आता है ना। कर क्या आया करो। हो गया? शो कर रहे, चेक कर लो, ठीक है, देखा देखा ना। हो गया सबका? जिसको इसको आने का है, आ गया। तो दोष क्या किया? नाम ही नहीं दिया। किसका किसका गलत है, थोड़ा सा भी गलत होने से? हाँ, कोई इशू नहीं है, स्टैटिक लिखो ना लिखो, वहाँ पे नहीं मेंशन है। देखो, अगर उसमें नहीं मेंशन है कुछ, तो मत ही लिखना। मैं तो मेंशन कर देगा कि स्टैटिक फंक्शन, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ तो तुम लिखो ना लिखो, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। बट कोशिश करना नहीं लिखने का, अदरवाइज ये है, ये लिखे हो क्या? अगर लिखा हुआ रहेगा कि नॉन स्टैटिक मेथड, तो फिर स्टैटिक कीवर्ड मत यूज करना। अगर लिखा हुआ है कि स्टैटिक मेथड, तो स्टैटिक कीवर्ड यूज करना। अगर नहीं मेंशन किया हो तो इस तरह से लिख लेना, विदाउट द स्टैटिक कीवर्ड। क्योंकि नहीं लिखा हुआ ना, हम उतना ही लिख रहे हैं जितना मेरा क्वेश्चन में पूछ रहा है। स्टैटिक नहीं बोला है तो हम नहीं लिख रहे, ठीक है, लिखने से भी कोई इशू नहीं है। ये किसका किसका नहीं हुआ, कौन कौन नहीं लिखा है? 10 नंबर लिखा रहे। उसको लिखना नहीं बोलते, उसको गलत लिखना बोलता है, नहीं लिखने के बराबर होता है।
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन, ये फंक्शन नेम है, दिस इज द फंक्शन नेम which takes a string argument, takes a string argument मतलब एक string argument accept कर रहा है और एक character argument भी accept कर रहा है, और returns a integer value, return type जो होगा वो क्या होगा, int होगा, क्योंकि it returns, void मतलब कि does not return a function, any method, a function does not return a value, तब मेरा void return type होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद ये इंट है मेरा रिटर्न टाइप, ये पॉस कैर है मेरा फंक्शन नेम या मेथड नेम जो प्रोवाइडेड था क्वेश्चन में, जैसे जिस केस में प्रोवाइडेड है उसी केस में हम लिखेंगे, अपना मॉडिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, पॉस कैर एक साथ था तो एक साथ ही लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, अपना हिसाब से दूसरा नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद इट एक्सेप्ट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट बोला था ना, तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा एक कैरेक्टर डेटा टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, बस काम खत्म, इतना ही लिखना था हमें। किसी के पास भी किताब है? किसी के पास नहीं है ना, तुम्हारे पास किताब है? किससे ले लिया? उनका तो एग्जाम हुआ नहीं, हम किसी का लाइब्रेरी। 11 हम तो वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड किया। पहले सपोज n का वैल्यू है 12, करो तो इसका आउटपुट निकालो तो, বারবার কর, n এর ভ্যালু সাপোজ 12, তুই এটা জানিস, এটা করতে পারবি, নাও যদি পারিস তুই এখান থেকে এতটা দেখ, আর n এর ভ্যালু 12 টা নিয়ে কাজ কর, আউটপুটটা বল। ठीक है, कौशिक तुम्हारा एक नंबर छूट गया था, एक क्वेश्चन, नहीं वो गलत था, हाँ लेकिन वो फिर सबका गलत ही किए हैं, सब सेक्शन का गलत ही কোনটা, ওইটা মানে তো অসুবিধা না, তুই কোনটার কথা বলছিস? हमको भी क्वेश्चन याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा बोल रहे हो, बोलो। उसका সি होगा, তোরটা ঠিক ছিল, ফলস হবে মোটমাট ওটা একটা, না কোনো একটা যেটা না কৌশিক একটা ভুল করেছিল ওইটার কথা বলছি, ওটা বলছি, বল কোনটা বলছিস? লুপেরটা তো বলে দিয়েছিলাম, লুপেরটা তো ঠিকই ছিল, লুপেরটা ওই ইনফিনিট লুপ যেটা হবে না, a इक्वल्स टू -1 করে যে ছিল ওইটা হবে। तुम्हारा वो आउटपुट वाला का हम भूल गए थे, उसका एक नंबर जो था, तो एक नंबर बढ़ा है तुम्हारा, एक नंबर बढ़ना मतलब एवरेज में 0.5 बढ़ना है ना, 0.5 बढ़ा है। लास्ट में लिखा था मैं एमसीक्यू सोच के उसको एक नंबर दी। हो गया सबका?
इसने हुआ गलत तो होगा, पता ही है तो क्यों किया तुम? बोलो तो किसी कोई चीज। कितना है तुम्हारा, कितना है? अभिषेक, दिखाओ दिखाओ क्या किया। तू तो लिखा ही नहीं, कहाँ से? कहाँ, इधर होगा कि इधर होगा? तुम्हारा अभी कैलकुलेटिंग प्रोसेस में है। पहले हम जल्दी वो तो देखा, अरे देखा जो शॉर्ट पुट है। अच्छा तुम्हारा दिखाओ बाबू। अंजुता कैसे, उधर की अवस्था, आउटपुट डिजिटल इंडिया। স্যার দুটো আনসার আটকে আছি। अच्छा কি आंसर? স্যার ফার্স্টের আউটপুটটা লিখেছি 1 2 3 4 सेम लाइन 6 डिफरेंट আর लाइन। 12 ডিফারেন্ট লাইনে, আর আরেকটা মনে হচ্ছে 1 হবে শুধু। अच्छा सृष्टि, सृष्टि बोल भी लो। नहीं आया क्रिस्टीना, सर 1। वन। युवराज जी, सर 1 2 3 4 अलग अलग लाइन में। वाह बहुत बढ़िया, क्या होगा 1 2 3 4 6 12। ठीक है 1 2 3 4 6 12। अच्छा जिनका गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है दिखा देता हूँ। क्या फॉर का गलत है? तो क्या हो गया? बिल्कुल नहीं, बोल रहा हूँ। वन कैसे होगा? देखिए कैसे होगा। टेन तक उदय करो रे। देखो कैसे होगा। यहाँ पे n का वैल्यू क्या था? 12 है ना? तो इधर n का वैल्यू है अपना 12, बहुत बढ़िया। x का वैल्यू है क्या? 1। x फिर कहाँ जाएगा? x लेस देन इक्वल्स टू n, इसको चेक करेगा, बोलो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है, तो ट्रू होने से इसके अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्योंकि कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, इसीलिए सिर्फ इफ एग्जीक्यूट करके वो वापस चल जाएगा, मतलब सिर्फ ये लाइन देखेगा और वापस चल जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद इधर आएगा, लेकिन ये इफ का कंटिन्यूएशन तो ये है ना, तो इसीलिए इसमें भी आएगा, उसके बाद वो जाएगा ऊपर इस तरह से। समझ में आया बात? ठीक है, কেউ যদি না বুঝে থাকে জিনিসটা বল তাহলে। না ওয়ানে আমি পৌঁছাইনি, দাঁড়া আসছি, ওয়ানে আসছি। এটা হচ্ছে যদি আমি ধর ফর আছে কিছু, আর ধর আমি এখানে লিখছি এসওপি মানে সিস্টেম আউটপুট এলএন, ধর 2 লিখলাম, আর একটা এসওপি এলএন আর কিছু একটা লিখলাম 4। এই कंडीशन यदि ट्रू है फॉर एट, তাহলে কোনটা एग्जीक्यूट হবে বলতো? 2 होगा, 4 नहीं होगा। 4 नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल लाइन में घूमता है ना, इस तरह से कोई ब्रैकेट नहीं रहने से। अगर ब्रैकेट रहता तो ये दोनों ही एग्जीक्यूट होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर सीन ऐसा है कि यहाँ पे कंडीशन है, फिर यहाँ पे एक तो सिस्टम आउट प्रिंट एलन है, कैसे है ना? तो फॉर के बाद इसमें आएगा, ये अगर ट्रू है तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाएगा ना। ये तो इफ के अंदर ही है, इफ तो एक सिंगल आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, इफ के साथ ये अटैच्ड है, ये चीज है ना, तो इसीलिए ये एग्जीक्यूट होगा, यही मैं बोला। তাহলে এখানে হচ্ছে x টা হচ্ছে আমার 1, x লেস দেন ইকুয়ালস টু n, ঠিক। তারপরে ভেতরে এলো চেক করছে n মড x, n মানে হচ্ছে 12 মড হচ্ছে তোর x1, তাহলে এটা কি 0 देवे ना? ये 0 देगा तो ट्रू हो रहा ना, ट्रू होने से मेरा कितना प्रिंट होगा x का वैल्यू? 1 प्रिंट होगा। বুঝলি কি করে 1 এলো? তুই শুনছিসই না, শুধু 1 এসছে।
क्या তুই তো দেখলি তো 1 2 3 4 করেছিস তো তুই হুম, হ্যাঁ সঞ্চারী কেন 1 এসছে আমি বললাম স্যার 2 আমি ওটা ভেবেই করেছিলাম যে ফরের ভেতরে ব্র্যাকেट নেই। अच्छा এটা হয়ে গেল ये हो गया उसके बाद क्या होगा ऊपर जाएगा x को इंक्रीमेंट करेगा 2 फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है x इज लेस देन इक्वल्स टू n फिर अंदर आएगा फिर इसको करेगा कि 12 माने n मॉड x मतलब n तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा तो n मॉड x x का वैल्यू 2 है ये भी ट्रू होगा तो फिर मेरा प्रिंट करेगा x का वैल्यू मतलब 2 प्रिंट किया फिर से ऊपर गया ऊपर जाके x को इंक्रीमेंट करेगा 3 हो जाएगा चेक करेगा कंडीशन देखो 3 ट्रू है ना x इज लेस देन इक्वल्स टू n n का वैल्यू 12 है तो फिर से वो आएगा इफ ट्रू है तो अंदर आएगा मैंने सॉरी इफ में चेक करेगा x का वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो ये चेक करेगा 12 मॉड 3 ये भी ट्रू है तो फिर 3 प्रिंट करेगा फिर 4 जाएगा फिर वही मॉड 4 इक्वल्स टू 0 ये भी ट्रू हो जाएगा फिर 5 करेगा लेकिन ये तो ट्रू नहीं होगा ना नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो 5 के लिए प्रिंट नहीं होगा लेकिन 6 के लिए प्रिंट होगा क्योंकि 12 मॉड 6 इक्वल्स टू 0 ये ट्रू हो जाएगा तो 6 प्रिंट करेगा फिर 6 के बाद 7 के लिए ट्रू नहीं होगा 8 के लिए नहीं 9 के लिए नहीं 10 के लिए नहीं 11 के लिए नहीं 12 के लिए फिर से ट्रू हो जाएगा तो 12 प्रिंट किया 12 के बाद इंक्रीमेंट होगा 13 पे लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा मतलब x which is 13 is not less than n which is 12 तो ये फॉल्स होके बाहर निकल जाएगा तो मेरा ये आउटपुट क्लियर তো হয়ে গেল 11 12টা দেখ 12টা চেষ্टा कर हाँ जूम फिर उसको 12 का वैल्यू बोलना तुमको ए और बी का वैल्यू बोलते हैं ठीक है ठीक है पक्का 4 और 17 4 और 17 हाँ जी ए इक्वल्स टू 4 बी इक्वल्स टू 17 220% जूम हो गया अब तो दिख ही रहा होगा पानी थोड़ा अब क्वेश्चन लिख के टाइम पास मत करो आंसर सॉल्यूशन करो किसी का भी हो जाने से हमको बताना है वो कंफ्यूज्ड जब सही कर रहे স্যার লুপটার থেকে বেরোবে কি বেরোবে না? इनफिनिट लूप आएगा इनफिनिट लूप होगा घूम घूम के एक ही वैल्यू आ रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है ये इन्फिनिट लूप होगा तो इतना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना एग्जाम हॉल में कि अगर इन्फिनिट लूप आ रहा है तो हो सकता है कि वही आंसर है टेंशन में दूसरा का किसी का देख के मत लिख लेना तो কত এসছে রে বল বল বল। কত ভ্যালু এসছে তত জলদি শেষ হয়ে গেছে মানে আমি বুঝেছি তখন যে ভুল করেছিস क्या है रुक गया क्यों रुक गया क्यों तुम सो के उठ के आए ना दौड़ के अभी 10 मिनट पहले उठा कर ले करो अभी तुम नींद में है पूरा तो फिर और 10 मिनट पहले उठ लो
तुम नींद में है पूरा। क्या करेलो इन्फिनिट लूप हो रहा है? আবার আচ্ছা তবে শুধু সঞ্চারই আর কারণ না, মানে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মধ্যে ঠিক আছে, এটা ইনফিনিট লুপ হবে। দেখ এ और बी, A4 B17 है ना। A4 B है 17, while A नॉट इक्वल्स टू B, कंडीशन ट्रू है ना। अंदर आया, अंदर आके ये है तुम्हारा सपोज केस 1, ये अंदर आया, अंदर आके चेक करे इफ A ग्रेटर देन B, कंडीशन फॉल्स। तो फिर क्या करेगा, A इक्वल्स टू A माइनस B, तो सॉरी ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, तो फिर इसमें चल जाएगा कि ए इक्वल्स टू बी माइनस ए, माने 17 माइनस 4 विच इज 13। तो ए का वैल्यू 4 नहीं, अभी 13 है ना। उसके बाद फिर से इसमें जा रहा वाइल में, वाइल ए नॉट इक्वल्स टू बी अभी भी ट्रू है, तो केस 2 में आ रहा है, या सेकंड इटरेशन बोल सकते हो। उसमें फिर से चेक करें कि ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, फिर से एल्स में आ रहा, तो ए का वैल्यू है बी माइनस ए, मतलब 17 माइनस 13 मतलब 4, तो ए का वैल्यू फिर घूम के 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा ये सिलसिला। 4 हो गया, फिर से ये होगा, फिर 17 माइनस 4 करेगा, फिर से 13 होगा, फिर से घूम के 4 होगा, फिर 13, फिर 4, इस तरह से घूमते रहेगा। इन्फिनिट लूप हो जाएगा, तुम्हारा आंसर होगा इन्फिनिट लूप। प्रिंट तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, प्रिंट तक तो पहुंच नहीं रहा है, वाइल में घूम रहा है। इसका आउटपुट का आंसर होगा तुम्हारा इन्फिनिट लूप। ऐसा करो तो 13 वैल्यू सब देना इक्वल्स, मैं बोल रहा हूँ सी का जो वैल्यू इनपुट आ रहा है ना, वो एम इनपुट आया, मान लो एम, कैरेक्टर एम इनपुट दिया स्मॉल केस वाला। अब करो आउटपुट बोलो। স্যার হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না, ভিডিওটা ওখানে আছে। যাচ্ছে না, এবার দেখ তো, দেখছিস হচ্ছে? না, ওটা কি হলো, এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলি তো? এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম, শুধু সি এর ভ্যালুটাই ঢেকে গেছে। ও আচ্ছা, আমি বলি এবার, ও আচ্ছা, আমার ছবিটা চলে এসেছে এখানটা না। হ্যাঁ এবার দেখতে পাচ্ছিস? এবার তো দেখতেই পাচ্ছিস। হ্যাঁ হ্যাঁ। ओके, हाँ सर है, सी का वैल्यू क्या था, एम, हाँ बोल रहा हूँ। हम्म देखी कि बोले बाकी है, और भी कुछ बोलो। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि 100 से ऊपर है ना, 100 से ऊपर और 110 तक ही हो सकता है कहीं ना कहीं तुम लोग का आंसर। तो और भी बोलो कुछ कुछ। এর ভ্যালু কত? জানি না ভাই। কি হলো? কত? এসকে অফ স্মল এ 100, 109, স্মল এ 100, এ কত? 97। 100 ना, क्या ए का आउटपुट 112, तुम 10 पार कर दिया, तो 110 पार कर दिया। 109, 109, 109 হবে। সি এর যেটা হচ্ছে এখানে ইন্টিজার রিপ্রেজেন্টেশন 109 গুণ এ হচ্ছে তোর 97 থেকে शुरू হচ্ছে, गुण ए बी सी डी করে लिख देख 90, 109। तुम लोग क्या किया, तुम लोग ऐड कर दिया ना ए के साथ डायरेक्टली, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम लोग एम एन में पहुंच जा रहा है। ठीक है, तुम करके देखो, लिख के देखो, समझ में आएगा। 110 है एन का वैल्यू, तुम एक ज्यादा कर दिया। हम्म।
जैसे तुमको अगर सी का वैल्यू निकालना है, जैसे तुम बोल ली मेरा कितना से शुरू हो रही है, 97 से शुरू हो रहा है ना, सी का क्या होगा, ए बी सी मतलब 97 90 99, लेकिन तुम ए के साथ 3 जोड़ दोगे तो वो 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ए के साथ 3 जोड़ना मतलब ए के बाद 3 प्लेसेस छोड़ के, सी तो कहाँ, एक प्लेस छोड़ के ना, मतलब 2 प्लेस बाद है, ऐसा है ना। ठीक है, 109 होगा इसका आंसर, ये समझ में आया? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख लेना ना एग्जाम में, क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी थोड़ा सा 2 मिनट रेस्ट ले लो, उसके बाद एक प्रोग्राम दूंगा, प्रोग्राम ही है ना, प्रोग्राम दूंगा। इसका आंसर्स का बात किया जाए तो यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया, ये है इसका आंसर, इन्फिनिट लूप 109।